हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ईथर का अध्ययन शुरू किया था। उसमें हम ईथर के निर्माण की विधियां पढ़ रहे थे। ईथर के निर्माण की 4 विधियां होती हैं। प्रयोगशाला विधि, एथेनॉल की एल्यूमिना से क्रिया द्वारा ईथर प्राप्त किया जाता है, और एथिल आयोडाइड और सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया द्वारा भी ईथर प्राप्त किया जाता है। ये विधियां हमने पढ़ ली थी। आज देखते हैं चौथी विधि। ईथर निर्माण की चौथी विधि है विलियमसन संश्लेषण। इस विधि से सरल एवं मिश्रित दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। सरल का मतलब है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जुड़ने वाले एल्किल समूह समान होते हैं, ऐसे ईथर सरल ईथर कहलाते हैं। और दोनों एल्किल समूह असमान होते हैं, वो मिश्रित ईथर कहलाते हैं। अभिक्रिया तो आप पहले भी ये देख चुके हो। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाते हैं या फिर पोटेशियम एल्कोक्साइड से करवाते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। जब सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करता है तो एल्कोक्साइड से सोडियम या पोटेशियम आयन और एल्किल हैलाइड से हैलाइड आयन पृथक होता है, और ये दोनों समूह आपस में जुड़ जाते हैं। एल्कोक्साइड समूह और एल्किल समूह आपस में जुड़ जाते हैं और किसका निर्माण होता है? ईथर का निर्माण होता है। तो ये तो सामान्य अभिक्रिया है। एक सरल ईथर हम यहाँ बना रहे हैं, उसके लिए हमने एथिल आयोडाइड और सोडियम एथोक्साइड लिया है। तो देखिए यहाँ से NaI पृथक होगा और इस एथिल से ये एथोक्साइड समूह जुड़ जाएगा और किसका निर्माण होगा? डाई एथिल ईथर का निर्माण होगा। ये एक सरल ईथर है, ठीक है। अब देखते हैं मिश्रित ईथर कैसे बनाएं। एक मिश्रित ईथर बनाने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक का चयन करना आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि सरल ईथर में तो हमें सोचना नहीं पड़ता निर्माण के लिए कि कौन कौन से अभिकर्मक लें। विलियमसन संश्लेषण में 2 अभिकारक काम में लेते हैं ईथर निर्माण के लिए। एक तो होता है एल्किल हैलाइड और दूसरा होता है एल्कोक्साइड। तो मान लिया हमें बनाना है डाई एथिल ईथर, तो हमें यहाँ सोचना नहीं पड़ेगा कि एल्किल हैलाइड कौन सा लें और एल्कोक्साइड कौन सा लें, क्योंकि हमें पता है कि दोनों एल्किल समूह समान है। तो एक एल्किल समूह से क्या बना देंगे? एल्किल हैलाइड, और दूसरे से क्या बना देंगे? एल्कोक्साइड। दूसरे के साथ ऑक्सीजन ले जाएंगे और उसका एल्कोक्साइड बना देंगे। किसी भी बंध को ब्रेक करके वापस से क्या बना सकते हैं? इसके अभिकारक बना सकते हैं। ये उत्पाद है। लेकिन समस्या तब आती है जब ईथर मिश्रित हो, तो उसके अभिकारक पता होना बहुत ज़रूरी है। नोट में क्या लिखा है? मिश्रित ईथर बनाने के लिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड तथा द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह युक्त एल्कोक्साइड लेना चाहिए। एक उदाहरण से समझेंगे इस बात को कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे कोई ईथर है, मिश्रित ईथर ये है, जिसके एक तरफ तृतीयक एल्किल समूह है और एक तरफ प्राथमिक एल्किल समूह है। ये ईथर है और विलियमसन संश्लेषण के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसका मतलब इसके निर्माण के लिए 2 अभिकारक हमने काम में लिए हैं। एक तो एल्किल हैलाइड और दूसरा है एल्कोक्साइड। तो एल्किल हैलाइड कौन सा हो सकता है? 2 परिस्थितियां देखते हैं इसके लिए कि 2 तरह के अभिकारक हो सकते हैं। इसके लिए अगर हम ये मानते हैं कि यहाँ से ये इस बंध का निर्माण हुआ था, तो अब इस बंध को तोड़ते हैं। तो माना हमने अभिकारक के रूप में एक तो लिया था तृतीयक एल्किल समूह युक्त हैलाइड, एल्किल हैलाइड यानी कि तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया। तो एल्कोक्साइड क्या होगा? वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा? सोडियम एथोक्साइड हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। या फिर क्या हो सकता है? हमने एथिल ब्रोमाइड लिया तो एल्कोक्साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? तृतीयक एल्कोक्साइड हो जाएगा। ये हो जाएगा। देखिए इन दोनों ने अभिक्रिया करी
यहाँ से Na निकला, यहाँ से Br निकला, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, तो उत्पाद यही बनेगा। ऐसा इसमें होता है। अब यहाँ एल्किल हैलाइड कौन है? एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड ने सोडियम ब्यूटॉक्साइड से अभिक्रिया करी, तो यहाँ से NaBr निकला, तो ये ऑक्सीजन जब इसके साथ जुड़ेगा तो भी सेम यही उत्पाद बनेगा। इसका मतलब हमें ये पता लगाना है कि अभिकारक ये सही है या फिर ये सही है। तो यही बताया गया है कि जब कोई मिश्रित ईथर लेते हैं जिसमें एक तरफ 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल समूह है और एक तरफ प्राथमिक एल्किल समूह है, तो ये ध्यान रखना होता है कि 3 डिग्री या 2 डिग्री एल्किल समूह से क्या बनाना है, हमें एल्कोक्साइड बनाना है। या तो सोडियम एल्कोक्साइड बनाओ या पोटेशियम एल्कोक्साइड बनाओ। और 1 डिग्री से क्या बनाना है? 1 डिग्री से एल्किल हैलाइड बनाना है। ठीक है, इसका मतलब ये है तृतीयक ब्यूटिल एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर है, तो इसके तृतीयक समूह से क्या बनाना है? एल्कोक्साइड, यानी कि तृतीयक समूह के साथ ऑक्सीजन लेनी है और इस समूह से क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड बनाना है। तो ये बात ध्यान में रखो और अच्छे से बिठा लो। जब मिश्रित ईथर हो जिसमें एक तरफ तृतीयक या द्वितीयक एल्किल समूह है और एक तरफ प्राथमिक एल्किल समूह है, तो तृतीयक या द्वितीयक एल्किल समूह से क्या बनाना है? एल्कोक्साइड, और प्राथमिक से क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड। जब इनसे अभिकारक पूछे गए हैं, ये उत्पाद है, इनसे अभिकारक पूछे हैं, तो कौन से अभिकारक सही हुए? ये सही हुए, और ये क्या हुए? गलत हुए, क्योंकि इसमें तृतीयक से क्या बना रखा है? एल्किल ब्रोमाइड, और प्राथमिक से क्या बना रखा है? एल्कोक्साइड बना रखा है। तो ये अभिकारक सही होंगे जिसमें तृतीयक समूह के साथ ऑक्सीजन ले जा रखी है और उसके साथ क्या जोड़ रखा है? Na। इस बंध को जब हम तोड़ेंगे, ये बना था तो इसी को तोड़ेंगे, इसके साथ कौन चला जाएगा? Na, और इसके साथ कौन चला जाएगा? Br। तो ये अभिकारक इसके सही हैं, ये अभिकारक गलत हैं। अगर हम इस तरह से अभिकारकों की अभिक्रिया करवाएंगे तो ईथर का निर्माण नहीं होगा। अगर ये अभिकारक अभिक्रिया करेंगे तो एल्कीन का निर्माण होगा, यानी कि ये तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया देगा, और विलोपन अभिक्रिया में क्या होगा? यहाँ से Br निकलेगा तो इसी के ही किसी पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। माना इस कार्बन से हाइड्रोजन निकला तो मेन उत्पाद क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे वहाँ एक बंध पहले से था, एक बंध और बन जाएगा और ये एल्कीन प्राप्त होगी मुख्य उत्पाद के रूप में, ना कि ईथर। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राथमिक एल्किल समूह युक्त एल्कोक्साइड परबल क्षार का काम करते हैं, और परबल क्षार की उपस्थिति में द्वितीयक या तृतीयक एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? इसका कारण यही है कि प्राथमिक एल्किल समूह युक्त एल्कोक्साइड जो होते हैं वो परबल क्षार का काम करते हैं, और परबल क्षार की उपस्थिति में द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड विलोपन अभिक्रिया दर्शाते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया द्वारा ईथर का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड विलोपन अभिक्रिया नहीं दर्शाते, इसीलिए आसानी से विलियमसन संश्लेषण हो जाता है। एक उदाहरण और लेते हैं इसी तरह का, CH3 CH2 CH2O मान लिया ये है ईथर है। इस ईथर का नाम क्या है? एक तरफ प्रोपिल है और एक तरफ है द्वितीयक ब्यूटिल। प्रोपिल द्वितीयक ब्यूटिल ईथर। इसका निर्माण हमने किया है विलियमसन संश्लेषण द्वारा किया है। तो बताइए इसके अभिकारक क्या क्या थे? तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है किस विधि द्वारा इसका निर्माण हुआ है। विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण में अभिकारक क्या क्या होंगे? एक तो होगा एल्किल हैलाइड और एक होगा सोडियम एल्कोक्साइड होगा। तो इस उत्पाद से अब ये दोनों अभिकारक पहचानने हैं।
तो हमने देखा कि एक तरफ तो है प्राथमिक एल्किल है समूह और एक तरफ है द्वितीयक एल्किल समूह, और नियम हमें पता ही है कि द्वितीयक और तृतीयक एल्किल समूह से बनाना है एल्कोक्साइड और प्राथमिक समूह से बनाना है एल्किल हैलाइड। तो यहीं से ही देख लो इसको, इससे बनाना है एल्किल हैलाइड, कोई सा भी ले सकते हो, एल्किल ब्रोमाइड बना दो चाहे एल्किल आयोडाइड बना दो। हम एल्किल आयोडाइड बनाते हैं अब की बार, तो इससे क्या बन जाएगा एल्किल आयोडाइड, यानी कि CH3 CH2 के आगे सिर्फ क्या जोड़ना है I जोड़ना है, और फिर इस ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ दो Na जोड़ दो। एक अभिकारक तो ये हो गया, एल्किल हैलाइड क्या हुआ CH3 CH2 CH2I, और दूसरा अभिकारक क्या हुआ Na जोड़ दो O के साथ, बाकी जैसा था द्वितीयक समूह वैसा का वैसा ही लिख दो। ये ईथर निर्माण की चारों विधियां हो गई हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ईथर के भौतिक गुण। कुछ विशेष भौतिक गुण इसके हैं नहीं। यह वाष्पशील एवं ज्वलनशील द्रव है। इसकी वाष्प सूंघने पर बेहोशी उत्पन्न होती है, अतः यह निश्चेतक के रूप में काम में लिया जाता है। इसके बाद एक टॉपिक है डाई एथिल ईथर को लेकर है। यही हमारा मुख्य ईथर है जिसका अध्ययन इस पाठ में हम कर रहे हैं। डाई एथिल ईथर की संरचना, ये इसकी संरचना है। इसमें जो ये ऑक्सीजन परमाणु होता है ये sp3 संकरित होता है, और हमको पता है कि sp3 संकरण में 4 sp3 संकरित कक्षक होते हैं जो चतुष्फलक की संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ऐसे ही इस ऑक्सीजन के sp3 संकरित कक्षक हैं वो चतुष्फलक की संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं। 2 sp3 संकरित कक्षक तो क्या बनाते हैं सिग्मा बंध बनाते हैं दोनों एल्किल समूहों के कार्बन से। ये कार्बन भी sp3 संकरित है, इसका ऑक्सीजन का sp3 संकरित कक्षक आपस में अतिव्यापन करके एक इस बंध का निर्माण करेंगे। ऐसे ही दूसरे एल्किल समूह के कार्बन का sp3 संकरित कक्षक इस ऑक्सीजन के sp3 संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन करके इस बंध का निर्माण करेगा, और इस ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थित 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बाकी बचे 2 sp3 संकरित कक्षकों में व्यवस्थित होते हैं। मुख्य बात यह है कि हम ये जानते हैं कि sp3 संकरित कक्षक चतुष्फलक की संरचना में व्यवस्थित होते हैं और जिनके बीच के बंध कोण का मान कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ईथर का जो बंध कोण है वो 110 डिग्री का है, यानी कि बढ़ गया है। इसका कारण ये है कि ईथर से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह बड़े समूह होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण करने के कारण बंध कोण का मान बढ़ जाता है। देखते हैं, डाई एथिल ईथर का ऑक्सीजन sp3 संकरित होता है। इसके 4 sp3 संकरित कक्षकों में से 2 sp3 संकरित कक्षक एल्किल समूहों के साथ सिग्मा बंध बनाते हैं तथा बाकी बचे 2 sp3 संकरित कक्षकों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया 2 तो सिग्मा बंध बना लेते हैं और 2 sp3 संकरित कक्षकों में क्या पाए जाते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। डाई एथिल ईथर के ऑक्सीजन पर 2 एल्किल समूह पाए जाने के कारण बंध कोण 110 डिग्री का हो जाता है, क्योंकि दोनों एल्किल समूहों के बीच क्या होता है प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो सीधा ही मुख्य बिंदु में से क्वेश्चन बनाते हैं, डाई एथिल ईथर की संरचना को समझाइए या संरचना का चित्र बनाइए। या फिर एक क्वेश्चन अगर बनता है रेयर चांस में तो यही बन सकता है कि बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट के स्थान पर 110 डिग्री का क्यों होता है, तो उसका कारण देना है। या फिर ये पूछा जा सकता है डाई एथिल ईथर में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होती है। तो इस छोटे से टॉपिक में 4 तरह के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अब है डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण। ईथर के रासायनिक गुणों को 4 भागों में हमने विभाजित किया है। कौन कौन से? एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। डाई एथिल ईथर में जो एथिल समूह हैं उनके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके दूसरे समूह आ जाते हैं, तो ये एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दूसरे भाग में हमने ईथर के ऑक्सीजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण जो अभिक्रियाएं हैं वो इसमें रखी हैं।
यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उनके द्वारा जो अभिक्रियाएं दर्शाई जाती हैं, दूसरे भाग में उन अभिक्रियाओं को रखा है। तीसरे भाग में हमने रखा है CO बंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं, जो आगे देखेंगे। और चौथे भाग में हमने कुछ और अभिक्रियाएं ईथर से संबंधित रखी हैं। तो सबसे पहला भाग जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें एक ही अभिक्रिया हम पढ़ते हैं, वो है हैलोजनीकरण। यानी कि ईथर के एल्किल समूह के हाइड्रोजन के स्थान पर कौन आ जाएगा? हैलोजन परमाणु आ जाएगा। यानी कि इन हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर हैलोजन परमाणु आ जाता है, तो इसे बोलते हैं हैलोजनीकरण अभिक्रिया। ये दो तरीके से होती है, या तो अंधेरे में या फिर सूर्य के प्रकाश में। अगर अंधेरे में हैलोजनीकरण करवाएंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाते हैं डाई एथिल ईथर की अंधेरे में, तो फिर क्या होता है, जो एल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है सिर्फ उन्हीं का ही प्रतिस्थापन होता है। लेकिन सूर्य के प्रकाश में जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाई जाती है तो जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सभी का प्रतिस्थापन हो जाता है। यही मुख्य बात है इसमें कि अंधेरे में सिर्फ एल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है, चाहे कितनी भी हैलोजन आपने ले ली हो। क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर के एल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अब देखिए, हमने ली ब्रोमीन, इसकी अभिक्रिया डाई एथिल ईथर से करवाते हैं। ऑक्सीजन से जुड़ने वाला पहला कार्बन एल्फा कार्बन और उनसे जुड़ने वाले हाइड्रोजन एल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। और इस तरफ भी दूसरे एल्किल समूह का पहला कार्बन भी एल्फा कार्बन कहलाएगा। इसको अलग दिखाने के लिए अल्फा डैश से हम कह रहे हैं। तो जब इसकी अभिक्रिया Br2 से होती है तो सबसे पहले या तो इसका हाइड्रोजन निकाल दो या फिर इसका, समान ही है दोनों। हमने इसका हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया है Br से, HBr, यहाँ से H निकला, Br2 से एक Br निकला और दूसरा Br जाकर इस C से जुड़ गया। ठीक है, Br2 का आधिक्य लेते हैं तो दूसरे अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है। अगर ये अभिक्रिया हम और आगे बढ़ाते तो अगर अल्फा हाइड्रोजन और उपस्थित है तो उसका प्रतिस्थापन हो जाता है, और आगे बढ़ाते तो दूसरे वाले पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसका प्रतिस्थापन हो जाता है। लेकिन इसके बाद ये अभिक्रिया रुक जाती, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर यही अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में करवाई जाए तो जब तक डाई एथिल ईथर में हाइड्रोजन है अभिक्रिया चलती ही रहती है। यहाँ देखिए, सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से अभिक्रिया करके डाई एथिल ईथर पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बनाता है। इसका नाम है डाई एथिल ईथर के सभी हाइड्रोजन के स्थान पर Cl के परमाणु लिख दिए तो जो उत्पाद हमें प्राप्त हुआ इसका नाम है पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, या तो आपसे ये अभिक्रिया ही पूछ लेंगे। अच्छा देखिए, हम यहाँ किन्हीं अभिक्रियाओं से बंद कर नहीं रहेंगे। अगर सेम यही अभिक्रिया आ जाती है और यहाँ सूर्य के प्रकाश की जगह लिख दिया अंधेरे में, तो आपको पता ही है क्या करना है। आपको 10Cl2 लिख दिया और सूर्य का प्रकाश लिख दिया, तो आपको अंतिम उत्पाद क्या बनाना है, सिर्फ इस कार्बन के साथ 2 Cl जोड़ने हैं, इस कार्बन के साथ 2 Cl जोड़ने हैं। यहाँ CH3 ही रहेगा, यहाँ भी CH3 ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन का ही प्रतिस्थापन होता है अंधेरे में। ठीक है ना, अभिक्रियाओं से बंद मत जाना कि जैसा लिखा था वैसा का वैसा ही आपके दिमाग में आ गया कि ये अभिक्रिया तो इस तरह से लिखी गई थी तो इसका उत्पाद यही होगा। नहीं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा भी सकता है। तो जो अभिक्रिया आपके नोट्स में लिखी हुई नहीं थी उसी को घुमा दिया, यहाँ कर दिया सूर्य का प्रकाश, और आपने दिमाग में बिठा लिया कि Br2 से तो अंधेरे में करवा रहे थे और Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश में करवा रहे थे। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है, देखिए, क्लोरीन अथवा ब्रोमीन। हम यहाँ ब्रोमीन के साथ उदाहरण ले रहे हैं, लेकिन ये अभिक्रिया क्लोरीन के साथ भी हो सकती है। ठीक है ना। दूसरे तरह की अभिक्रिया है ईथर के ऑक्सीजन के
एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण अभिक्रियाएं। पहली अभिक्रिया है पेरोक्साइड का बनना। ईथर वायु की ऑक्सीजन यानी कि O2 या O3 ओजोन से अभिक्रिया करके पेरोक्साइड बनाता है। सीधी सी बात है, हमें यहाँ क्या करना है, या तो O2 लेनी है या O3 लेनी है। देखिए O2 भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इनसे निकलने वाला O2 या O3 से नवजात ऑक्सीजन O, उसको ये ईथर अपना एक लोन पेयर दे देता है। जो नवजात ऑक्सीजन होगा उसके ऊपर 3 लोन पेयर तो पहले से होंगे, और ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर उसको दे देता है, और किसका निर्माण हो जाता है, ईथर पेरोक्साइड का निर्माण हो जाता है। ये उसमें उत्पाद प्राप्त होता है। लेकिन ये अंतिम उत्पाद नहीं है। यदि ईथर को वायु यानी कि O2 में लंबे समय तक पड़ा रहने दिया जाए तो इसका स्वतः ऑक्सीकरण होकर 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण होता है, जो कि विस्फोटक प्रकृति का होता है। इसका मतलब ये है कि ईथर को बहुत देर तक वायु में खुला हुआ नहीं छोड़ सकते। इससे जो क्वेश्चन निकल के सामने आ रहा है वो यही है। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि ईथर को वायु में बहुत देर तक खुला छोड़ने पर किसका निर्माण होता है, 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड या हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण होता है, जो कि विस्फोटक प्रकृति का होता है। इसकी संरचना क्या है, देखिए ये क्या है, डाई एथिल ईथर। इसको खोल कर लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया O2 से करवाई तो ये O2 कहाँ चला गया, ध्यान से देखो, CH3 CH2 सेम है, O यहाँ CH2 CH3 था और अभिकारक में था, लेकिन उत्पाद में क्या हुआ, CH2 में एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया है और उसकी जगह क्या हुआ है, 2 ऑक्सीजन बीच में उसके प्रवेश कर गए हैं। CH2 की जगह क्या है, CH है, और उसी कार्बन से 2 ऑक्सीजन किसके, O2 के ऑक्सीजन हमने प्रवेश करवा दिए, पेरोक्साइड बनाया है। ऑक्सीजन जब एकल बंध से जुड़े रहते हैं आपस में तो वो पेरोक्साइड कहलाता है, और ये हाइड्रोजन इसका वापस इसी के साथ आकर जुड़ गया है। देखिए इस पूरे समूह को अगर हम छुपाते हैं और इसकी जगह हाइड्रोजन मानते हैं तो इसका नाम क्या होगा, HOOH। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यानी कि हाइड्रोपेरोक्साइड है। और इसका जो बाकी का नाम है, यानी कि ये जो नाम है, ये एक तरह से प्रतिस्थापी का नाम हो गया। हाइड्रोपेरोक्साइड के साथ ये प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, और ये प्रतिस्थापी क्या है, या अब इसको छुपाते हैं, इस प्रतिस्थापी को देखते हैं। ये है एथिल, ये देखिए एथिल है, और एथिल से क्या जुड़ा हुआ है, एथॉक्सी। प्रतिस्थापी में भी जब प्रतिस्थापी होता है तो उसका नाम क्या कैसे करते हैं, पहले प्रतिस्थापी के प्रतिस्थापी का नाम, फिर मेन प्रतिस्थापी का नाम, फिर मुख्य जो उत्पाद है उसका नाम। मुख्य उत्पाद हमारा क्या है, हाइड्रोपेरोक्साइड है, और प्रतिस्थापी के प्रतिस्थापी का नाम क्या है, एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रखना। बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इसके बाद क्या उत्पाद था, भूल जाते हैं, तो आप हाइड्रोपेरोक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ध्यान में रखना कि एक हाइड्रोजन के स्थान पर जो हमने प्रतिस्थापी जोड़ा है, उस हाइड्रोजन के स्थान पर वो डाई एथिल ईथर को ही जोड़ दिया है। देखिए गौर से, डाई एथिल ईथर ही है, बस इसके एक अल्फा कार्बन के साथ बाकी का हाइड्रोपेरोक्साइड जोड़ा है। दूसरी अभिक्रिया है ऑक्सोनियम लवण का बनना। अकार्बनिक अम्लों के साथ ईथर ब्रांस्टेड लोरी क्षार के समान व्यवहार करता है और ऑक्सोनियम लवण बनाता है। यह हमें पता है कि लोन पेयर दे रहा है। ब्रांस्टेड लोरी क्षार का मतलब ये है कि प्रोटॉन को जो ग्रहण कर रहा है वो क्षार है, और जो प्रोटॉन दे रहा है वो अम्ल है। ये ब्रांस्टेड लोरी की अवधारणा थी, अम्ल क्षार अवधारणा। तो यहाँ देखिए ये ईथर है, यहाँ हमने बांध के लिख दिया है, ईथर है, इसको बांध के लिख दिया है, डाई एथिल ईथर है, और ये है खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल है। तो ये प्रोटॉन देगा और ये प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा। जो प्रोटॉन ग्रहण करता है
वो क्षार होगा ब्रांच टेल थ्योरी के अनुसार, और जो देगा वो अम्ल है। तो अम्ल क्षार अभिक्रिया है एक तरह से। अम्ल क्षार अभिक्रियाओं से किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कौन से लवण का निर्माण होगा? ऑक्सोनियम लवण का निर्माण होगा। ऑक्सीजन के द्वारा अपने लोन पेयर देकर जो लवण बनाया जाता है वो ऑक्सोनियम लवण कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो H+ आया H2SO4 से, उस H+ को इस ऑक्सीजन ने अपने एक लोन पेयर दे दिया। तो देखिए ऑक्सीजन पर क्या आ गया? धनावेश आ गया, और इस हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लिया। ये है ऑक्सोनियम आयन, और इस ऑक्सोनियम धनायन के पास ये जो ऋणायन है इसी के पास आकर अगर जुड़ जाता है, इसी के पास आकर घूमता है, तो ये क्या कहलाता है? पूरा सेट क्या कहलाएगा? ऑक्सोनियम लवण। ध्यान रखना ये बात। ये है ऑक्सोनियम आयन, और इसके साथ जब ये ऋणायन जुड़ा हुआ है तो ये पूरा क्या कहलाएगा? ऑक्सोनियम लवण। इसके बाद क्या कह रहे हैं? देखिए जब डाई एथिल ईथर को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो पहले ऑक्सोनियम लवण बनता है, जो बाद में किसमें परिवर्तित हो जाता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में बदल जाता है। होता क्या है हमने डाई एथिल ईथर और H2SO4 लिया था, तो ये H2SO4 क्या करता है? खुद के ही दो अणुओं के साथ अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। और जैसे ये लवण बना तो इस लवण में उपस्थित ये ऑक्सोनियम धनायन इस H2SO4 से प्राप्त सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अगर हमने इस लवण को बाहर नहीं निकाला है तो ये लवण फिर से अभिक्रिया कर लेता है H2SO4 से प्राप्त सल्फर ट्राइऑक्साइड से, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके खुद जुड़ जाता है। देखिए C2H5 की होल ट्वाइस का मतलब है ऑक्सीजन से दो C2H5 जुड़े हुए हैं। इस ऑक्सीजन पे धनावेश है, और इस ऑक्सीजन से यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। ये संरचना और ये संरचना अब तक सेम है। जब अगर मैं यहाँ SO3H की जगह हाइड्रोजन जोड़ दूँ, मैंने क्या कहा है कि हाइड्रोजन के स्थान पर SO3 आ जाता है, और उस हाइड्रोजन को ये SO3 अपने साथ जोड़ लेता है। SO3 की संरचना किस तरह से होती है? देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। C2H5 अगर यहाँ H होता तो ये है ऑक्सोनियम धनायन, लेकिन इसकी जगह इसकी अभिक्रिया SO3 से हुई। ये इस तरह से होता है, SO3 के साथ हुई तो ये सल्फर जाकर जुड़ता है, तो यहाँ से ये बंध टूटेगा। बंध टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, तो ये सल्फर अब इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को जो हाइड्रोजन को दे रखे थे उसको ग्रहण करेगा, यानी कि इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा? SO3, और इस ऑक्सीजन तीन में से एक ऑक्सीजन की संयोजकता खाली है, उस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? ये अस्थायी होता है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, यानी कि ये ऑक्सीजन अपने धनायन को ख़त्म करने के लिए इस एल्किल समूह के साथ अपने बंध को तोड़ता है, यानी कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। ये जो मध्यवर्ती उत्पाद बना SO3 के साथ अभिक्रिया के बाद, ये ऑक्सीजन इस एल्किल समूह से दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है। तो ये क्या बन गया? C2H5 HSO4, C2H5 HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। यही तो हम कह रहे हैं कि पहले तो ऑक्सोनियम लवण बनता है और बाद में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। C2H5 को बाहर निकाल दिया तो मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त हुआ? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और ये C2H5 कार्बोकैटायन विलयन में पड़े हुए HSO4, ये पहले से H2SO4 की क्रिया से SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल रहा था और ये आयन भी पड़ा हुआ था। ये किसका इंतजार कर रहा है? एथिल कार्बोकैटायन का। ये इसके साथ जुड़कर वही बनाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो मेन बात इसमें यह है कि 4 पदों में यह अभिक्रिया हो रही है, तो एग्जाम में किस तरह से आ सकती है? अभी तक तो कभी पूछी नहीं गई है, लेकिन अगर एग्जाम में आई भी तो ये इस तरह से आएगी कि डाई एथिल ईथर से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त करने के विभिन्न पदों को समझाइए।
इस तरह से ये आ सकती है, और तो इसका कोई तरीका नहीं है आने का एग्ज़ाम में। या फिर सीधा ही पूछ सकते हैं कि डाई एथिल ईथर से ऑक्सोनियम लवण कैसे प्राप्त करेंगे, किसी एक अभिक्रिया द्वारा समझाइए। तो ऑक्सोनियम लवण प्राप्त करने के लिए तो और भी अभिक्रियाएं हैं, जैसे H2SO4 से अभिक्रिया करवा दो या फिर HCl से करवा दो। ये तो हम किसी भी अभिक्रिया द्वारा दर्शा सकते हैं। इस पूरे पद में कैसे क्वेश्चन बनेगा कि डाई एथिल ईथर से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त करने के विभिन्न पदों को समझाइए, या फिर ABC के अनुसार देना चाहेगा तो इसको A कहेगा, ये B हो जाएगा, ये C और D हो जाएगा, और इस C को आगे अभिक्रिया में दर्शाएगा तो फिर HSO4 के साथ अभिक्रिया दिखाएगा। इसीलिए ये बहुत बड़ी रिएक्शन बन जाती है अगर ABC के रूप में इसे पूछना चाहेगा। ऑक्सोनियम लवण बनाना है हमें, हम कह रहे हैं कि अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है डाई एथिल ईथर, तो ऑक्सोनियम लवण बनता है। तो अकार्बनिक अम्ल तो HCl भी है, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो इसके प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, ऑक्सोनियम धनायन बनता है। ऑक्सोनियम धनायन के साथ अगर ऋणायन जुड़ गया है तो वो ऑक्सोनियम लवण कहलाता है। तो इसके क्या नाम है, डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। इसी तरह से एक तरीका और है, ईथर इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों के साथ लुईस क्षार की भांति कार्य करता है और ऑक्सोनियम लवण बनाता है। लुईस ने क्या अवधारणा दी थी, अम्ल क्षार की अवधारणा लुईस ने क्या दी थी कि जो आयन, जो परमाणु या जो समूह इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो लुईस क्षार होते हैं, और जो ग्रहण करते हैं वो लुईस अम्ल होते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, डाई एथिल ईथर में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है तो ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, और BF3 में बोरॉन इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है तो ये इस इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा तो ये लुईस अम्ल है। तो ये भी एक अम्ल क्षार अभिक्रिया हो गई। अम्ल क्षार अभिक्रिया में क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया है BF3 को, तो ये इसी तरह से जुड़ेगा। क्या प्राप्त होता है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड ईथरेट इसका नाम है, और ये भी एक ऑक्सोनियम लवण ही है, क्योंकि हम इसको क्षार बोल रहे हैं, इसको अम्ल बोल रहे हैं, अम्ल क्षार अभिक्रिया ही है। इसको याद रखना, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड ईथरेट की संरचना बनाइए। इसके बाद है CO आबंध के विखंडन के कारण अभिक्रियाएं। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इस पार्ट को कंप्लीट अगले वीडियो में हम कर देंगे।